आज मैं आपको सुपर 30 नामक एक जीवनीपरक ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें। आनंद नाम का एक व्यक्ति भारत के एक छोटे से कस्बे की गलियों में रोटी बेचता है। वो गणित का प्रतिभाशाली छात्र है, जिसे सदी में एक बार मिलने वाली प्रतिभा माना जाता है, लेकिन गरीब परिवार के कारण उसे हाई स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बावजूद गणित के प्रति उसका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। हर हफ्ते वो ट्रेन से शहर जाता है, सिर्फ सार्वजनिक पुस्तकालय जाने और गणित की नवीनतम पत्रिकाएं पढ़ने के लिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे वो अपने प्रिय विषय से जुड़ा रह पाता है। एक दिन कस्बे में गणित ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित होती है। आनंद इसमें भाग लेता है और आसानी से प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है, जिससे स्थानीय शिक्षा विभाग के प्रमुख सहित सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। विभाग प्रमुख इतना प्रभावित होता है कि वो स्वयं सबके सामने आनंद के गले में पदक पहनाता है। फिर वो सार्वजनिक रूप से वादा करता है कि आनंद को चाहे भावनात्मक, आर्थिक या किसी भी तरह की जरूरत हो, वो बिना शर्त उसकी मदद करेगा। इस वादे से उत्साहित होकर आनंद विश्वविद्यालय जाने के अपने लंबे समय से संजोए सपने को पूरा करने का फैसला करता है। वो शहर लौटता है और आत्मविश्वास से सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रवेश करता है। लेकिन जैसे ही लाइब्रेरियन आनंद का निम्न जाति का उपनाम सुनता है, उसका पूरा रवैया बदल जाता है। वो आनंद के हाथों से गणित की पत्रिका छीन लेता है और उसे तुरंत चले जाने का आदेश देता है। कहता है कि वो उसके पुस्तकालय को आनंद जैसे लोगों का जमावड़ा नहीं बनने देगा। आनंद राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए बहस करता है, जो प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। लाइब्रेरियन उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर देता है। हालांकि एक दयालु कर्मचारी चुपके से आनंद को एक तरफ ले जाता है और उसे बताता है कि यदि वो इस विशेष अकादमिक पत्रिका में एक शोध पत्र प्रकाशित करने में सफल हो जाता है, तो प्रकाशकों को उसे भविष्य के सभी अंक स्वतः ही भेजने होंगे। ये विचार अलभग असंभव लगता है, लेकिन आनंद को इसमें दिलचस्पी हो जाती है। वो पत्रिका में छपी विश्व स्तरीय अनसुलझी समस्याओं में से एक का चयन करता है और काम में जुट जाता है। अपने साधारण से घर में वापस आकर वो एक पुराने ब्लैक बोर्ड को सूत्रों और गणनाओं से भर देता है, अंततः दीवारों को भी ढक देता है। सभी उम्मीदों के विपरीत वो समस्या को पूरी तरह से हल कर लेता है। अब एकमात्र बाधा लंदन के प्रकाशकों को अपना समाधान डाक से भेजने का खर्चा है, जो वो वहन नहीं कर सकता। उसके पिता, जो डाकिया का काम करते हैं, अपने बेटे की उपलब्धि के बारे में सुनकर तुरंत मदद की पेशकश करते हैं। वो अपने सभी सहकर्मियों के सामने गर्व से शेखी बगाड़ते हैं कि उनका बेटा जल्द ही प्रसिद्ध होने वाला है। एक सहकर्मी सोच विचार कर जवाब देता है कि समय बदल गया है। आज सत्ता किसी राजा के पुत्र के हाथ में नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति के हाथ में होती है जो अपनी योग्यता से सत्ता अर्जित करता है। लगभग 1 महीने बाद लंदन से जवाब आता है। पत्रिका आनंद का समाधान प्रकाशित करती है। संपादक और कई विश्वविद्यालय प्रोफेसर समस्या के प्रति उनके अनूठे दृष्टिकोण से बेहद प्रभावित होते हैं। प्रकाशित शोध पत्र के साथ पत्रिका उन्हें कुछ ऐसा भेजती है जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्वीकृति पत्र। आनंद खुशी से झूम उठता है। वो वापस पुस्तकालय में जाता है और लाइब्रेरियन के ठीक सामने पत्रिका का नवीनतम अंक खोलता है। लाइब्रेरियन बस देखता रह जाता है। घर पर उसका परिवार तुरंत उसके जाने की तैयारी शुरू कर देता है। नए कपड़े खरीदारी होती है, तस्वीरें खींची जाती हैं, घर में उत्साह चरम पर होता है। आनंद अपनी प्रेमिका के परिवार के घर जाकर उसके पिता को ये खुशखबरी देता है, जिनसे वो अपनी गरीबी के कारण शर्मिंदगी से बचता आ रहा था। अब कैम्ब्रिज से स्वीकृति पत्र हाथ में लिए उसे आखिरकार लगता है कि वो सम्मान के साथ उनके सामने खड़ा हो सकता है। हालांकि पिता टस से मस नहीं होते। वो आनंद से कहते हैं कि उनकी पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति का यहाँ तक पहुँचना प्रशंसनीय है, लेकिन कैम्ब्रिज बहुत दूर है, और सीधे पूछते हैं कि वो हवाई यात्रा और ट्यूशन के लिए पैसे कहाँ से जुटाएगा। आनंद उन्हें बताता है कि विभाग प्रमुख ने मदद करने का वादा किया है। पिता उसे एक लंबी धीमी नज़र से देखते हैं और बिना कुछ कहे चले जाते हैं। अगले दिन आनंद और उसके पिता वित्तीय सहायता मांगने के लिए विभाग प्रमुख के कार्यालय जाते हैं। वही व्यक्ति जिसने भीड़ के सामने सार्वजनिक रूप से वादा किया था, पैसे का जिक्र होते ही अपनी जगह से हिल जाता है। वो उन्हें कड़ी मेहनत का महत्व समझाता है और उन्हें पैसे और प्यार से दूर रहने को कहता है। वो अपना वादा नहीं निभाता, इसके बजाय वो उन दोनों को अपने एक साथी के माध्यम से इमारत से बाहर निकलवा देता है। आनंद के पिता हार मानने को तैयार नहीं थे। वे अपनी पुरानी साइकिल पर पूरे शहर में घूमकर हर किसी से पैसे जुटाने की कोशिश करते रहे। परिवार ने अपने सारे सोने के गहने बेच दिए, उन्होंने घर गिरवी रख दिया, फिर भी ये रकम नाकाफी थी। एक तूफानी रात सारा बोझ इतना बढ़ गया कि आनंद के पिता तनाव से बेहोश हो गए। आनंद के पास कैम्ब्रिज जाने का सपना छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने परिवार का सहारा उठाया और रोटी बेचने के लिए सड़कों पर लौट आए। उन्होंने पुस्तकालय जाना छोड़ दिया, उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी।
उनकी गणित की नोटबुक, वही नोटबुक जो कभी उनके पिता सहकर्मियों को गर्व से दिखाते थे, अब रोटी लपेटने के काम आती है। एक रात एक ग्राहक ने लापरवाही से लपेटने का एक टुकड़ा पास की आग में फेंक दिया। उसके अंदर आनंद का कैम्ब्रिज से मिला स्वीकृति पत्र था। वो उसे जलते हुए देखता रहा। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक मामूली दुर्घटना के बाद एक आदमी कार से बाहर निकला और जोर जोर से गालियां देने लगा। उसने ऊपर देखा और तुरंत आनंद को प्रसिद्ध ओलंपियाड चैंपियन के रूप में पहचान लिया। ये व्यक्ति इस क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थान का संस्थापक है और वो एक चतुर व्यवसायी भी है। उसे तुरंत एक अवसर दिखाई देता है। आनंद का नाम और प्रतिष्ठा उसके संस्थान में धनी छात्रों को आकर्षित कर सकती है। वो आनंद को तुरंत एक शिक्षण पद की पेशकश करता है, जिसमें उच्च वेतन भी शामिल है, और प्रस्ताव को पक्का करने के लिए नकदी से भरा एक मोटा लिफाफा निकालता है। आनंद स्वीकार कर लेता है। वो एक असाधारण शिक्षक साबित होता है। उसकी कक्षा में बैठने वाले प्रत्येक छात्र के गणित के अंकों में नाटकीय रूप से सुधार होता है। उसकी प्रतिष्ठा तेजी से फैलती है और केंद्र धनी परिवारों के छात्रों से भर जाता है, जिनके माता पिता किसी भी कीमत पर भुगतान करने के लिए उत्सुक रहते हैं। देखते ही देखते आनंद सोने की चेन और डिजाइनर घड़ियां पहनने लगता है। वो अपनी माँ के लिए निजी देखभाल करता नियुक्त करता है। उसकी प्रेमिका के पिता, वही व्यक्ति जिसने उसे इतनी बेरहमी से ठुकराया था, अब अपनी बेटी को आनंद के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आनंद अपने द्वारा बनाए गए आरामदायक जीवन का आनंद लेने लगता है। ऐसा लगता है जैसे गरीबी के वश आखिरकार उसके पीछे छूट गए हैं। लेकिन एक रात जब आनंद एक हाई एंड सोशल क्लब से निकल रहा था, तो उसने देखा कि एक लड़का स्ट्रीट लाइट के नीचे झुककर बड़े ध्यान से गणित की समस्या हल कर रहा है। आनंद रुकता है और उसकी ओर बढ़ता है। आनंद तुरंत समझ जाता है कि लड़के में इस विषय के लिए स्वाभाविक प्रतिभा है। बिना सोचे समझे वो झुकता है और लड़के को समस्या को हल करने का तरीका धीरे से बताता है। लड़का तुरंत समझ जाता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, लड़के के पिता आ जाते हैं और उसे समय बर्बाद करना बंद करने और बर्तन धोने का काम फिर से शुरू करने के लिए चिल्लाते हैं। लड़का अपनी पेंसिल नीचे रख देता है और बिना किसी विरोध के चला जाता है। आनंद घर जाने के लिए पिता को रिक्शा चालक के रूप में रख लेता है। रास्ते में वो पूछता है कि लड़का इतना प्रतिभाशाली होने के बावजूद वो उसे स्कूल क्यों नहीं भेजता। पिता आनंद को इंडियन महाकाव्य महाभारत की एक पुरानी कहानी सुनाता है। एक समय की बात है, एक आम आदमी था जो देश का सबसे बड़ा धनुर्धर था, लेकिन जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने उसका सम्मान नहीं किया। उसने उसे प्रतियोगिता से पूरी तरह बाहर कर दिया, क्योंकि कुछ खास पृष्ठभूमि के लोगों को अपनी हैसियत से ऊपर उठने की अनुमति नहीं थी। ये कहानी आनंद को एक शारीरिक आघात की तरह लगती है। वो इसका अर्थ अच्छी तरह समझ जाता है। ये उसकी अपनी कहानी है और उसे एहसास होने लगता है कि ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। ये हर दिन देश भर में अनगिनत बच्चों के साथ हो रहा है, जो प्रतिभा और महत्वाकांक्षा के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उनके पास इन पर अमल करने के लिए पैसे नहीं होते। वो पूरी रात सोचता रहता है। उसके पिता की आवाज़ बार बार उसके कानों में गूंजती है कि शिक्षा जीवन का एकमात्र मार्ग नहीं हो सकती, लेकिन आम लोगों के लिए ये सबसे अच्छा और सबसे न्याय संगत मार्ग है। सुबह तक आनंद अपना फैसला कर लेता है। वो कोचिंग सेंटर से इस्तीफा दे देता है और घोषणा करता है कि वो अपना खुद का कोचिंग सेंटर शुरू करेगा, जो पूरी तरह से मुफ्त होगा, जिसमें भोजन और आवास शामिल होंगे और केवल सबसे गरीब पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए खुला होगा। किसी को भी उसका ये फैसला समझ नहीं आता। उसकी प्रेमिका के पिता रिश्ता तोड़ देते हैं और अपनी बेटी की शादी किसी और से तय कर देते हैं। आनंद का आरामदायक जीवन रातों रात खत्म हो जाता है। उसके दोस्त उससे सीधे पूछते हैं, क्या ये वाकई इसके लायक है? जवाब छात्रों से ही मिलता है। खबर फैलती है और देश भर से बच्चे आने लगते हैं। कुछ घंटों तक मालवाहक ट्रकों के बाहर बैठकर सफ़र करते हैं, कुछ हफ्तों तक चुपचाप पैसे बचाते हैं ताकि यात्रा कर सकें। एक लड़का तो वहां पहुंचने के लिए बाथटब में बैठकर गंगा नदी पार करता है। वे सभी अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग जगहों से हैं और उनकी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन उन सभी में एक ही भाव और गहरी इच्छा झलकती है, सीखने की ललक और ये उम्मीद कि शिक्षा उनके लिए एक ऐसा द्वार खोल सकती है जो हमेशा से बंद रहा है। सीमित जगह और संसाधनों के कारण आनंद केवल 30 छात्रों को ही प्रवेश दे सकते हैं। वे उनका चयन करने के लिए एक लिखित परीक्षा लेते हैं। पहली कक्षा शुरू होने से ठीक पहले एक लड़का दरवाजे पर आता है। वो पासिंग मार्क से सिर्फ 1 अंक से चूक गया था। वो आनंद से विनती करता है कि उसे फिर भी रहने दे, भले ही इसका मतलब बाहर खड़े होकर दीवार के पार से सुनना हो। आनंद मना कर देते हैं।
लड़का चला जाता है। कुछ ही देर बाद आनंद का पूर्व नियोक्ता इमारत में आता है। आनंद के जाने के बाद से उनका केंद्र मुश्किलों से जूझ रहा है। छात्र छोड़कर जा रहे हैं और माता पिता रिफंड मांग रहे हैं। वो आनंद को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन आनंद इनकार कर देता है। नियोक्ता दृढ़ हो जाता है और आनंद से सीधे कहता है, बिना पैरों वाले घोड़े को दौड़ में नहीं होना चाहिए, उसे किनारे पर रहना चाहिए, दूसरों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। कुछ छात्र ये सुनते हैं। उनमें से कुछ अपना सामान पैक करने लगते हैं। आनंद कक्षा से बात करते हैं। वे उनसे पूछते हैं कि वे वास्तव में किससे डरते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि दुनिया ने उनके बारे में अपना फैसला उसी दिन कर लिया था जिस दिन वे कठिन परिस्थितियों में पैदा हुए थे। तो फिर डरने की क्या बात है? अगर कुछ निराशाजनक शब्द ही उन्हें घर भेजने के लिए काफ़ी थे, फिर बेहतर जीवन का सपना शुरू से ही साकार नहीं हुआ था। छात्र वहीं रहते हैं। हालांकि नियोक्ता स्कूल के लिए समस्याएं पैदा करता रहता है। वो इमारत की बिजली कटवा देता है। आनंद कक्षाएं जारी रखने के लिए अन्य उपाय ढूंढते हैं और छात्र प्रगति करते रहते हैं। लेकिन अंततः स्कूल का सारा पैसा खत्म हो जाता है। खाने पीने की चीजें कम हो जाती हैं और कोई आमदनी नहीं होती। आनंद ऋण के लिए बैंक जाता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। उसके पास नियोक्ता के पास वापस जाकर बातचीत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। नियोक्ता बातचीत के लिए सहमत होता है, लेकिन केवल अपनी शर्तों पर। वो अपने छात्रों और आनंद के छात्रों के बीच एक औपचारिक परीक्षा चाहता है। यदि उसके छात्र अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो आनंद को स्कूल बंद करके उसके अधीन काम पर वापस आना होगा। यदि आनंद के छात्र जीतते हैं तो नियोक्ता स्कूल के पूरे 1 वर्ष के भोजन का खर्च वहन करेगा। दोनों व्यक्ति एक नोटरी के सामने लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। परीक्षा अगले दिन आयोजित की जाती है। दोनों छात्रों के समूह अपना पूरा प्रयास करते हैं। आनंद अपने छात्रों पर भरोसा रखते हुए बाहर इंतजार करता है, लेकिन जब नोटरी अगले दिन परिणाम सुनाता है, आनंद के छात्र सिर्फ 1 अंक से दूसरे स्थान पर आए हैं। नियोक्ता आनंद को तुरंत सब कुछ बंद करने के लिए कहता है। तभी कमरे में मौजूद एक पत्रकार हस्ताक्षरित समझौता पत्र देखने की मांग करता है। कोई उसे ढूंढ नहीं पाता। दस्तावेज गायब हो गया है। पता चलता है कि नोटरी वही व्यक्ति है जिसने बाद में आनंद की पूर्व प्रेमिका से शादी कर ली। उसने समझौता पत्र अपने लिए नहीं बल्कि उस महिला के प्रति एक छोटे और शांत स्नेही के रूप में लिया था, जो अभी भी आनंद और उन छात्रों के लिए अच्छा चाहती थी जिनका भविष्य उस पर निर्भर था। दस्तावेज के बिना आनंद समझौते के अस्तित्व से ही इनकार करता है। नियोक्ता के पास कोई कानूनी आधार नहीं बचता। कक्षा में वापस आकर आनंद अपने छात्रों से पूछता है कि वे क्यों हारे। एक लड़का चुपचाप बताता है कि परीक्षा के दौरान वे अमीर परिवारों के छात्रों के बगल में बैठे थे और इससे पहले उनमें से कोई भी उन छात्रों के इतने करीब केवल तभी आया था जब वे उनके घरों में फर्श और बाथरूम साफ करने का काम करते थे। आनंद समझ जाता है, समस्या गणितीय क्षमता नहीं है, ये आत्मसम्मान है। अगले दिन वो कक्षा को बताता है कि कोई पाठ नहीं होगा। इसके बजाय वे सभी जा रहे हैं। शहर के सबसे व्यस्त सार्वजनिक चौक पर एक प्रस्तुति देने के लिए छात्र इकट्ठा होते हैं। पूरी प्रस्तुति अंग्रेजी में ही होनी है। जो भी हिंदी का एक शब्द भी बोलेगा उसे सीधे घर भेज दिया जाएगा। शुरुआत में छात्र टूटी फूटी और घबराई हुई अंग्रेजी में अपना परिचय देते हैं। वहां जमा भीड़ उन पर खुलेआम हंसने और उनका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि उनकी अंग्रेजी हास्यास्पद है। लेकिन इस अपमान से कुछ बदल जाता है। छात्र भीड़ की प्रतिक्रिया की परवाह करना पूरी तरह छोड़ देते हैं। वे गाने लगते हैं, वे नाचने लगते हैं, वे जोर जोर से और बिना किसी शर्म के गाते हैं। धीरे धीरे भीड़ में मौजूद कुछ अमीर युवा भी उनके साथ शामिल होने लगते हैं। अंत में छात्रों को एक ऐसी बात समझ आती है जो वे पहले नहीं जानते थे, कि उनके और उन लोगों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है जिनसे वे कभी डरते थे। वर्ग और गरीबी ने उनके अंदर जो अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी, वो धीरे धीरे गिरने लगती है। इसी बीच राष्ट्रीय प्रेस आनंद की कहानी को कवर करने लगता है। देश भर में लेख प्रकाशित होते हैं। उनके काम से प्रेरित होकर शहरों और कस्बों में अन्य मुफ्त कोचिंग सेंटर खुलने लगते हैं। अभिजात्य वर्ग का कोचिंग सेंटर इसके परिणाम स्वरूप बुरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। इस ऑपरेशन के पीछे का प्रमुख निवेशक, जो वही शिक्षा विभाग प्रमुख निकला जिसने वर्षों पहले आनंद से किया अपना वादा तोड़ा था, बेहद गुस्से में है। वो नियोक्ता को निर्देश देता है कि इसे बंद करने के लिए जो भी आवश्यक हो वो करे। एक शाम आनंद घर जा रहा था जब गलती से उसका लंच बॉक्स गिर गया। पास में खड़े 2 अजनबी उसे उठाने में मदद करते हैं। वो उन्हें धन्यवाद देता है। वे उसे मना करते हैं।
वे भाड़े के हत्यारे हैं। उनमें से एक बंदूक निकालता है, वो जाम हो जाती है। दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। वे उसे पटरियों पर धकेलने का फैसला करते हैं। आखिरी क्षण में एक रेलवे अधिकारी हथियार लेकर घटनास्थल पर आ जाता है। आनंद बच जाता है। कुछ समय बाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आती है। सभी 30 छात्र प्रवेश हॉल में प्रवेश करते हैं। ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। आनंद, जो अभी भी अस्पताल में ठीक हो रहा है, परिणाम प्रकाशित होने वाले दिन छुट्टी पा लेता है। वो प्रवेश द्वार पर खड़ा रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। जब परिणाम घोषित होते हैं तो उसके सभी 30 छात्रों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश मिल जाता है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आनंद नाम के एक व्यक्ति की कहानी। असल में उनके सभी 30 छात्रों को दाखिला मिल गया था। निजी क्षेत्र शिक्षा उद्योग से जुड़े लोगों ने उन पर कई बार हमले किए, क्योंकि उनका काम उन नियमों को चुनौती दे रहा था जिन पर उन्होंने अपना कारोबार खड़ा किया था। ये हमले 2019 में फिल्म रिलीज होने के बाद ही रुके, जब इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। 16 वर्षों में आनंद ने भारत भर के सबसे गरीब परिवारों के 480 छात्रों को कोचिंग दी। उनमें से 442 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दाखिला मिला। उनके स्नातक अब दुनिया भर में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। उनके निःशुल्क कोचिंग सेंटर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक के सबसे नवोन्मेषी शैक्षणिक संस्थानों में से एक माना गया है। आनंद स्वयं ने कभी विश्वविद्यालय डिग्री पूरी नहीं की, लेकिन उन्होंने समाज के सबसे निचले तबके के सैकड़ों युवाओं को ये साबित कर दिया कि किसी व्यक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है, ये उसके अंत का निर्धारण नहीं करती। इसी के साथ वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।